अच्छा गाइज़, ये जो वाक़या है ना, ये बड़ा स्ट्रेंज वाक़या है। और ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक ऐसा वाक़या है जो कि हमारे मोहल्ले में हमारी एक जानने वाली ख़ातून थीं, उनके साथ पेश आया था। ये 1996-97 की बात है। और जब इनकी नई-नई शादी हुई थी, तो ये अपने शौहर के हमरा एक नए घर में यानी किराए के घर में फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई थी। ये जो घर था, ये ग्राउंड प्लस 1 पे मुश्तमिल घर था। अजीब बात ये थी कि ये जो फर्स्ट फ्लोर था, यहाँ पे कुछ हिस्सा खाली था और यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए रास्ता दिया गया था जो एक मज़ीद छत की तरफ जाया करता था। और उस छत के ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी सी टंकी मौजूद थी। खैर, ये जो घर था, इस घर की जो मालिक थे, इसकी जो मालकिन थी, उनके बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें मशहूर थीं कि इनके ऊपर जन्नत का साया है या इनके ऊपर कोई पोजीशन है। ख़ास तौर पे इस घर में जो मालकिन रहा करती थी, अक्सर रात के औकात में या मगरिब की नमाज के बाद वो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाला करती थीं। कभी इनके घर से रोने की, कभी इनके घर से हंसने की, और तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। बहरहाल, ये बताती हैं कि मैं जब वहाँ पे शिफ्ट हुई और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद जब मैंने उस घर के अंदर रहना शुरू किया, तो अक्सर मेरे साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते जो कि मेरे लिए ना सिर्फ नाकाबिले यकीन होते, बल्कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा वहम हो, या वाकई में अगर ये हकीकत है तो ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। जैसे कि ये बताती कि अक्सर रात के औकात में मुझे कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा लगता जो हमारे घर के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो छत मौजूद है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आपस में कुछ अजीब सी ज़बान में बातें कर रहे हैं। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के चढ़ने की, कभी उतरने की आवाज़ें आया करती। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे शौहर किसी काम से बाहर गए हुए थे। रात के तकरीबन 1-1:30 का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इस पूरे फर्स्ट फ्लोर पे अकेली मौजूद थी कि एकदम से मुझे अपनी छत की तरफ से पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई छत के हिस्से की तरफ मौजूद है और जो भी मौजूद है उसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं, और मुसलसल कभी वो एक सिम से दूसरी सिम, कभी दूसरी सिम से एक तरफ आता और जाता जा रहा है। हालांकि ये जो बात थी बड़ी ख़तरनाक बात थी, लेकिन यहाँ तक काबिल कबूल थी। लेकिन देखते ही देखते 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि छत के दूसरे कोने से, यानी जहाँ पे पानी की टंकी मौजूद है, किसी ने या 2-3 लोगों ने इस तरफ चलना शुरू किया है। जैसे जैसे वो चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पायल और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ ही लम्हों के, कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर मेरे सामने कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ मुझे दिखाई देने वाला है। जैसे जैसे ये पायल और घुंघरू की आवाज़ बढ़ रही थी, या जैसे जैसे मुझे यकीन हो रहा था कि कोई भी एकदम से मेरे सामने आ जाएगा, तो वैसे ही हुआ कि जब मेरी नज़रें मुसलसल सीढ़ियों या जीने या छत की तरफ मौजूद थीं, तो मैंने देखा कि एक एक के बाद दूसरी और फिर दूसरी के बाद तीसरी औरत ऊपर से नीचे की तरफ चलती चली आ रही है। इन तीनों औरतों ने कुछ अजीब तरीके से अपने जिस्म को बुरके या इस तरह की चीज़ के ज़रिए ढांप रखा था। इनकी आंखें या आंखों वाला जो हिस्सा था वो मुझे दिखाई दे रहा था। और अजीब बात ये थी कि इन तीनों की जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था इन तीनों की आंखें ना सिर्फ ऊपर चढ़ी हुई हैं, बल्कि शायद इनकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। हालांकि इनकी आंखें मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन इनकी आंखों के तेवर से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था ये खुश नहीं है और ये बहुत गुस्से की हालत में ऊपर से नीचे की तरफ उतरती चली आ रही हैं। हैरानकुन बात ये थी कि जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, मेरी नज़र जब आहिस्ता आहिस्ता करके इन तीन औरतों के कदमों या पैरों की तरफ गई, एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब मुझे गौर से देखने पे यकीन आया, तो जो कुछ मैंने देखा वो एक बड़ा ही दिल खराश खौफनाक मंजर था। मैंने देखा कि इन तीनों औरतों के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि कुछ अजीब तरीके से लंबे लंबे अजीब से पतले से पाँव थे। वो बिजली की सी रफ्तार से एकदम से नीचे उतरती हुई आ रही थी। और आप यकीन करें, देखते ही देखते जब ये तीनों सीढ़ियों से मुकम्मल तौर पे मेरी छत या मेरे फ्लोर पे आके खड़ी हुई, तो इनमें जो दरमियान वाली थी उसने एकदम से मेरी तरफ देख के नाक से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि ए बीबी, हम लोग यहाँ पे सालों से रहा करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है तू यहाँ से चली जा, वरना हम तेरा भी वही हाल करेंगे जो तुझसे पहले यहाँ पे आने वालों का हमने किया था। ये बोलने के बाद ये तीनों औरतें देखते ही देखते मज़ीद नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर की तरफ गईं। हालांकि उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था।
بلکہ یہ جو گراؤنڈ فلور والا حصہ تھا اس کے باہر کی طرف سے تالا لگا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ ان عورتوں کے جانے کے بعد میری جو حالت تھی کہ میری جو سانسیں تھیں وہ اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رکی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے ایک دم سے میرا دل بند ہو جائے گا اور شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے جیسے تیسے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کیا، اور جب میرے شوہر واپس آئے تو میں نے ان کو یہ سارا کا سارا قصہ بیان کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہاں پہ رہنا ہے تو آپ شوق سے رہیں، میرے لیے مزید یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ خیر یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے ضد کی اور بالآخر انہوں نے مجھے میرے میکے چھوڑ دیا، اور تقریباً 15-20 دن تک جب تک میرے شوہر نے ایک نئے گھر کا نئے کمرے کا انتظام نہیں کر لیا میں وہیں اپنے میکے کے اندر رہتی رہی۔ آج بھی یہ گھر وہاں پہ موجود ہے، اور آج بھی اس گھر کے اندر سے اس طرح کی آوازیں نہ صرف لوگوں کو سنائی دیا کرتی ہیں بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر اس طرح کی 3 عورتیں وہاں یعنی اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیا کرتی ہیں۔ میں نے جب سے اس جاب کو جوائن کیا تھا تب سے ہی بار بار مجھے احساس ہوا کرتا تھا کہ کہیں میں نے اس جگہ جاب کر کے کوئی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ اس طرح کے فیصلے کیا کرتے ہیں جن کے غلط ہونے کا احساس آپ کو بعد میں ہوا کرتا ہے۔ میرے جو آفس تھا یہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود تھا، اور یہ جو بلڈنگ تھی یہ تقریباً 18 سے 20 منزلہ بلڈنگ تھی، لیکن اس پوری بلڈنگ میں 8واں فلور اور 9واں فلور ہماری کمپنی کی ملکیت تھا۔ اگر آپ 8ویں فلور کی بات کریں تو اس فلور پہ سارے کے سارے کیوبیکلز موجود تھے، اور یہاں پہ پراپرلی کام شروع ہو چکا تھا، جبکہ جو 9 فلور تھا وہاں پہ سامان کو لگا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہاں پہ آپریشنز شروع نہیں ہوئے تھے۔ اب کیونکہ اس آفس کے اندر میں بہت سارے کام دیکھ رہا تھا تو یہاں کے جو باس تھے وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یہ جو 9 فلور ہے یہاں پہ چلے جایا کرو اور جا کے چیک کر لیا کرو کہ یہاں کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، یا پھر جو بھی سویپرز وغیرہ موجود ہیں وہ یہاں پہ جانے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ خیر ان کے کہنے پہ جب میں سویپرز وغیرہ کے پاس جاتا اور ان سے بولتا کہ اوپر جا کے اس فلور کی صفائی کر دو، تو جتنے بھی سویپرز تھے مختلف بہانے بناتے، اوپر جانے سے پرہیز کیا کرتے، اور کبھی مجھے کہتے کہ کل کر دیں گے۔ اب ان تمام بہانوں کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے نہیں معلوم تھی، کیونکہ مجھے میرے باس نے کہا تھا تو میں ان کو مجبور کرتا کہ اوپر جاؤ اور اوپر جا کے وہاں کی صفائی کرو۔ خیر اسی طرح کچھ عرصے چلا، لیکن اس کے بعد سے جتنا بھی اسٹاف تھا، خاص طور پہ یہ جو کلیننگ والا اسٹاف تھا، یہ کلیئرلی ہمیں منع کر دیتا۔ یہ لوگ کہتے کہ ہم لوگ اوپر نہیں جائیں گے۔ خیر جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو ان میں سے جو ایک سویپر تھا وہ بڑی مشکل سے یہ بات بتانے پہ راضی ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم لوگ اوپر جاتے ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، کبھی بہت سارے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی اوپر جانے پہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت بھاری پن محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی میں اوپر گیا تھا تو میرے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ خیر جب تک یہاں پہ پراپرلی آفس آپریشنل نہیں ہوا تو اس طرح کے بہانے تلاش کیے جاتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہمارے باس تھے انہوں نے ایک دم سے کہا کہ اگلے مہینے سے یعنی جب پہلی لگے گی تو اوپر کا جو آفس ہے اس کو آپریشنل بنانا ہے، اور وہاں کے لیے ہمیں ہائرنگ کرنی ہے۔ اب کیونکہ ایک دم سے وہ جو آفس تھا اس کا افتتاح ہونا تھا تو میں نے کہا کہ جو بھی سویپر وغیرہ ہیں ان کو اوپر لے جاتا ہوں یا ان کو کہتا ہوں کہ اوپر جائیں اور وہاں کی ایک دفعہ سے پھر سے صفائی کریں۔ اب جب میں نے مختلف لوگوں سے کہا تو سارے کے سارے منع کرنے لگے، لیکن ایک سویپر تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اوپر چلا جاتا ہوں اور وہاں کی صفائی کرنے کے بعد آپ کو انفارم کرتا ہوں۔
अब ये कहने के बाद वो जो स्वीपर था वो ऊपर की तरफ चला गया, जबकि मैं वापस अपने सिस्टम के पास आ गया और वहाँ पे आने के बाद मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक की बात थी कि मेरे पास बहुत सारा काम मौजूद था, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि किस तरह 2 या 3 घंटे मज़ीद गुजर गए। जब 3 घंटे बाद मुझे एकदम से याद आया कि मैंने उस स्वीपर को ऊपर काम करने के लिए भेजा था, तो मैंने सोचा कि उसको देखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ऊपर की सफाई हुई या नहीं हुई। अब जब मैंने उस स्वीपर को तलाश करना शुरू किया तो अजीब बात ये थी कि वो जो स्वीपर था वो पूरे ऑफिस में कहीं भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा कि हो सकता है किसी काम से बाहर निकला हो, या हो सकता है खाना खाने के लिए नीचे गया हो। तकरीबन आधे घंटे मैंने मज़ीद उसका इंतज़ार किया, और जब वो आधे घंटे के बाद भी वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वहीं पे बैठा हुआ हो। अब मैंने अपने साथ एक कुलिक को लिया और अपने उस कुलिक को लेके मैं 9th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं स्टेयर से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसी दौरानिए में जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी, मैंने देखा कि 9th फ्लोर की जो स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स के बिल्कुल सामने हमारा वही स्वीपर बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैंने उस स्वीपर को बेहोश हालत में देखा तो मैंने अपने तौर पे उसके मुंह पे पानी छिड़कना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर वो एकदम से होश में आ गया। लेकिन जैसे ही वो स्वीपर होश में आया तो ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कपकपी तारी हुई है, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसको बुखार हुआ है। बज़ाहिर लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, या फिर वो एकदम से डरने लगा है। खैर, उसको नीचे लाके कुछ देर तक हमने उससे बातें की, और जब उसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो हमने उससे पूछा कि भाई बेहोश कैसे हो गए। ये सुनने के बाद वो जो स्वीपर था वो कहने लगा कि जब आपने मुझे ऊपर भेजा था और जब मैं ऊपर आया तो मैंने बारी बारी तमाम जगहों की सफाई शुरू कर दी। जब मैं किचन की या वॉशरूम की सफाई कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे की तरफ से किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, और ये जो बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, इन आवाज़ों में ना सिर्फ औरत की बल्कि बच्चों की भी आवाज़ें शामिल थीं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस ज़बान में ये लोग बातें कर रहे थे, ना ही ये ज़बान उर्दू थी, ना ही ये इंग्लिश थी, और ना ही पाकिस्तान की किसी भी किस्म की रीजनल लैंग्वेज लग रही थी। खैर, जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जब मैंने उस तरफ पलट के देखा तो मुझे अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कि 3 या 4 लोग मेरे बिल्कुल पीछे कॉरिडोर की तरफ खड़े हुए हैं, और ये जो 3 या 4 लोग थे, इन लोगों में 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। अब जब मैंने 3-4 लोगों को अपने पीछे खड़े हुए देखा तो इस अंधेरे में भी उन चारों की जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि उनकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। अब जैसे ही मैंने उनकी आंखों से लाल रोशनी निकलते हुए देखी तो मैंने एकदम से लाइट जलाई, और जैसे ही मैंने लाइट जलाई तो लाइट जलते ही ये जितने भी लोग थे सारे के सारे गायब हो गए। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कितनी बड़ी मुश्किल में मैं फंस चुका हूँ। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और वापस 8th फ्लोर पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं इस ऑफिस से बाहर निकलने वाला था और जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा तो मेरा ख्याल था मैं खैरियत से बाहर निकल जाऊँगा और स्टेयर से होता हुआ नीचे चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने गेट खोला तो गेट खोलते ही ये चारों के चारों लोग मेरे सामने वैसे ही खड़े हुए थे जैसे कि या जिस हालत में अब से कुछ देर पहले मुझे नज़र आए थे। अब जैसे ही मैंने इन चारों को अपने सामने देखा तो अब इन चारों के जो चेहरे थे मेरे सामने मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था इन चारों के चेहरे जले हुए हैं या फिर झलसे हुए हैं। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। एकदम से मैं सीढ़ियों से स्लिप हुआ हूँ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, और जब मेरी आंख खुली आप सारे के सारे लोग मेरे सामने मौजूद थे।
اب اس کے منہ سے جب ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں سنی تو میرے علاوہ جو ہمارے باس تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ خیر ہمارے باس نے آفس کو فوراً سے کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینے تک اس فلور کے اوپر مسلسل قرآن خوانی کروائی، اور نہ صرف قرآن خوانی کروائی بلکہ وہاں پہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت پلے کی جاتی۔ اللہ اللہ کر کے تقریباً 1 مہینے بعد جب یہ صورتحال بہتر ہوئی تو اس کے بعد کہیں جا کے وہاں پہ آفس کا افتتاح کیا گیا۔ یہ سٹوری ہمیں اویس صاحب نے کراچی شہر سے شیئر کی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ 2006 اور 7 میں یہ مڈل ایسٹ گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے کوئی اچھی سی جاب حاصل کریں گے اور کچھ عرصے وہاں پہ رہنے کے بعد واپس پاکستان آ جائیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ مڈل ایسٹ گئے تھے تو ان کو بہت سارے سوانح خواب تھے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو بتائی گئی تھیں، لیکن پریکٹیکلی جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ان کو جاب حاصل کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ شروع میں ان کو جو جاب ملا کرتی وہ یا تو مزدوری کی جابز تھیں یا پھر ڈیلی ویجز والی تھیں۔ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی اچھے ادارے میں، کسی اچھی فرم میں، کسی بڑی پوسٹ پہ ان کو جاب مل جائے۔ خیر مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے شہر سے دور یعنی کہ مین سٹی سے 200-150 کلومیٹر دور بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ خیر جب انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا تو اپلائی کرنے کے 2 سے 3 مہینے کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ ہائی وے پہ موجود ہے، اس ہاسپٹل میں جاب کے لیے انٹرویو کی کال آئی۔ خیر جب یہ وہاں پہ گئے اور ان کی وہاں کی جو بھی مینجمنٹ تھی اس سے ملاقات ہوئی تو انٹرویو کے بعد ان لوگوں نے ان کو ہائر کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو بھی ہاسپٹل تھا وہ ان کو رہائش فراہم کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا انتظام موجود تھا، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر 6 مہینے یہ مکمل طور پہ صحیح طرح جاب کرتے ہیں تو ان کی جو سیلری ہے اس کو نہ صرف بڑھا دیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ان کو بونس بھی ملے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، یہ جو جاب تھی یہ بیسیکلی ایک مردہ خانے کی جاب تھی، اور ان کو اس مردہ خانے میں جو بھی ریکارڈز تھے ان کو مینٹین کرنا تھا، یعنی کہ کون سی باڈی آئی، کون سی باڈی گئی، اور جس کی باڈی آئی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں یا اس کا نام وغیرہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ان کی جو ڈیوٹی تھی، یعنی ان کے جو ڈیوٹی آورز تھے وہ رات کو 8 بجے شروع ہوا کرتے تھے اور صبح کے 8 بجے تک ان کی ڈیوٹی چلا کرتی تھی۔ اب شروع میں جب یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو کرنا شروع کیا تو بظاہر سب کچھ اسموتھ تھا، سب کچھ بہتر چل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا ویسے کچھ عجیب سی باتیں تھیں جو انہوں نے محسوس کرنا شروع کیں۔ خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے سے 4 بجے تک کا جو ٹائم تھا یہ بہت ہی مشکل ٹائم تھا۔ اکثر ان کو محسوس ہوتا کہ جہاں پہ یعنی ریسیپشن پہ جس جگہ یہ موجود ہیں ان کے اطراف میں یا تو بہت سارے لوگ موجود ہیں یا کچھ بھاری پن سا ہے جو ان کو محسوس ہوا کرتا ہے۔ اب کیونکہ نئی جگہ تھی، شہر سے دور تھی، اور بیسیکلی ایک ریگستانی علاقہ تھا جہاں پہ یہ موجود تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مجھے بھاری سا محسوس ہو رہا ہو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی سیلری ان کو آفر کی گئی تھی اتنی سیلری میں ان کو کہیں اور جاب ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ خیر اسی طرح تقریباً 20 یا 22 دن مزید گزر گئے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 2-2:15 بجے کا ٹائم تھا اور یہ اپنی ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو بھی ریکارڈز وغیرہ ہیں ان کو مینٹین کر رہے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ریسیپشن جہاں پہ موجود تھی اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ مردہ خانہ موجود تھا، اور وہاں پہ عام طور پہ رات میں تو کیا دن کے اوقات میں بھی کوئی جانے سے پرہیز کیا کرتا تھا، لیکن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کو ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے جو مردہ خانے کا گیٹ ہے وہ ایک دم سے کھلا ہے اور کھلنے کے بعد بند ہوا ہے۔ اب پہلے تو مجھے وہم لگا
लेकिन अजीब बात ये थी कि अगर ये वहम भी था तो मुझे बाकायदा आवाज़ सुनाई दी थी। इसी तरह कुछ 10 या 15 मिनट मज़ीद गुजरे और अब मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से उस मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुलना शुरू हो चुका है। अजीब बात यह है कि अब की बार जब आहिस्ता आहिस्ता करके जब यह दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा खुलते ही कोई सफ़ेद सी चीज़ है जो उस दरवाजे के बिल्कुल सामने यानी कि मुर्दा खानी के अंदर की तरफ मौजूद है। अब जब इन्होंने बाकायदा उस तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा ही था कि एक बच्चा जो कि 8 या 9 साल का होगा, उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, या आप कह सकते हैं कि उसने कफन को पहन रखा है और वो मुर्दा खाने के अंदर की तरफ से इनकी तरफ देख रहा है। अजीब बात ये थी कि इस मुर्दा खाने में या इन मुर्दों में कोई भी बच्चा शामिल नहीं था। ये बताते हैं कि जब मैंने उस बच्चे पे बाकायदा गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसका जो फोरहेड है उस फोरहेड से खून रस रहा है, यानी वो जो भी बच्चा था वो ज़ख्मी हालत में कफन पहने हुए मुर्दा खाने के अंदर की तरफ मौजूद था और मुसलसल इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। अब इनकी जो कैफियत थी वो एकदम से तब्दील होना शुरू हुई और ये बताते कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या सिर्फ अफसाना है। खैर, इन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ की और जितनी भी कुरानी आयात इनको आया करती थीं, ये बताते हैं कि मुसलसल मैंने उन कुरानी आयात की तिलावत शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि 10 या 15 मिनट बाद जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पे ना ही कोई बच्चा मौजूद था और ना ही इस तरह के आसार नज़र आ रहे थे। खैर, तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद जब ज़रा मेरा हौसला बहाल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं खड़ा होता हूँ और वहाँ जाके चेक करता हूँ कि वाकई में यहाँ पे कोई मौजूद था या फिर ये सरासर मेरा वहम था। अब जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस मुर्दा खाने की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और मैं मुर्दा खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूट रहे थे और एक अजीब सा अनजाना सा खौफ था जो मुझे रोक रहा था कि मैं मज़ीद आगे ना बढ़ूं। बहरहाल, जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा और मैंने हिम्मत करके जब उस मुर्दा खाने का दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा कि एकदम से कोई पीछे हटाए। अब जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने बाकायदा अंदर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही बच्चा जो अब से कुछ देर पहले मैंने देखा था वो सामने, यानी जहाँ पे बहुत सारे मुर्दे रखे हुए हैं, उन मुर्दों के बिल्कुल बराबर में जो खाली जगह मौजूद है वहाँ पे वो वैसे ही खड़ा हुआ है और वैसे ही मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर चुका है। अब मेरी उस वक्त ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। एक अजीब सी कैफियत थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो चुका है। बस ये अल्लाह जानता है कैसे मैं वहाँ से मुड़ा हूँ और मैं जैसे तैसे करके वापस उसी रिसेप्शन पे जहाँ पे मैं बैठा करता था पहुँचा हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया और मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ़ में स्टाफ मौजूद था और एक आध डॉक्टर थे जो कि वहाँ पे अवेलेबल थे। जब मुझे होश आया तो ये सारे के सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले मैंने सोचा कि इनके साथ नहीं शेयर करूँगा क्योंकि अगर मैंने इनको बताया तो हो सकता है ये जो बात है मेरी जॉब के ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने उनके साथ ये वाक़या शेयर किया तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ था, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिस जगह या जिस महकमे में आप जॉब कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे या इस तरह के अस्पतालात में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अगर तुम इसी तरह डरते रहोगे या इस तरह की चीज़ों को देख के भागना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि तुम इस तरह की जगहों पे जॉब कर सको।
मैंने उस अस्पताल में तकरीबन 3 या 4 साल तक जॉब की और इस दौरानिया में बहुत सारी बार मैंने इस तरह की मखलूक़ात को उस मुर्दा खाने के अंदर या फिर उस मुर्दा खाने के बाहर की तरफ देखा। कहा जाता है कि एक बात ये भी है कि जहाँ पे वो अस्पताल मौजूद था, बेसिकली वो एक सुनसान एरिया था, सहराओं पे मुश्तमिल था और उसके अतराफ़ में ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही इतनी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। शायद इसी वजह से उस अस्पताल के अंदर इस तरह के जो पैरानॉर्मल वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी मखलूक़ात या इस तरह की चीज़ें नज़र आया करती थीं, उन तमाम चीज़ों ने हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी उस एरिया में, उस इलाके में या उस रेगिस्तान में वो अस्पताल वैसे ही मौजूद है और आज भी उस रिसेप्शन पे मेरी जगह कोई और जॉब किया करता है।